Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 14th of April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is: the nurse is caring for a client with a suspected diagnosis of hypercalcemia. Which sign and symptoms would be an indication of this electrolyte imbalance? अगर किसी क्लाइंट में हाइपरकैल्सीमिया जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ट्विचिंग, पॉजिटिव ट्रोसेसु साइन, पॉजिटिव चॉस्टिक साइन या फिर जनरलाइज्ड मसल वीकनेस? यस एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. अगर किसी क्लाइंट की बॉडी में कैल्शियम की मात्रा 8.5 से 10.5 mg पर डीएल के बीच में है, तो ये नॉर्मल है. या आप इसे इस प्रकार से कह सकते हैं, 4.3 से 5.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच है, तो नॉर्मल है. या फिर 2.2 से लेकर 2.7 एम मोल पर लीटर के बीच में है, तो नॉर्मल है. किसी भी सब्सटेंस की एक्चुअल मात्रा को आप उसकी मेजरिंग यूनिट के साथ याद रखेंगे और अपकमिंग एग्जाम्स में ये किसी भी रूप में पूछी जा सकती है. मोस्टली आज तक जो कैल्शियम से क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसमें हाइपोकैल्सीमिया होने पर कौन से साइन देखने को मिलते हैं, ये पूछा जाता था. लेकिन हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया. हाइपोकैल्सीमिया की बजाय हमने हाइपरकैल्सीमिया होने पर कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी, ये आपसे पूछा. तो यहाँ पर पेशेंट के जो मसल्स हैं वो वीक होने लगते हैं, उन्हें मसल्स में वीकनेस फील होती है और ये कंडीशन हाइपरकैल्सीमिया की प्रेजेंस को बताती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज: फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस इज. फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस के नाम से किसे जाना जाता है? प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको इसके बारे में बताया है. यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं. स्किन. हमारे स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस के रूप में काम करता है, क्योंकि हमारी स्किन की प्रेजेंस के कारण ही कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर एंट्री नहीं लेता. अगर उसे एंट्री लेनी है तो उसे इस स्किन को हटाना होगा, इसे पार करके बॉडी के अंदर जाना होगा. और वो इसे पार कर पाता है या नहीं, ये उसकी काबिलियत पर निर्भर है. तो याद रखिएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस इज स्किन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज: वैक्सीन विथ मैक्सिमम एफिकेसी इज. इन चारों ऑप्शंस में से किस वैक्सीन की सबसे ज्यादा एफिकेसी है? ओपीवी, मीजल्स, बीसीजी, टीटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मीजल्स. सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एफिकेसी ऑफ वैक्सीन होता क्या है. साधारण शब्दों में तो कहें तो वैक्सीन की प्रभाविता. इसे सबसे पहले 1915 के अंदर ग्रीनवुड और यूल ने इस्तेमाल किया था, कॉलेरा और टाइफॉइड के वैक्सीन्स की प्रभाविता को, इनके इफेक्टिवनेस को पता करने के लिए. वैक्सीन्स कितना प्रभावी है, कितना अच्छा है, कितने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस चीज़ की स्टडी करने के लिए हम दो ग्रुप में लोगों को डिवाइड करते हैं. पहला वो ग्रुप होता है जिसे वैक्सीन लगाया गया, और दूसरा वो ग्रुप होता है जिसे वैक्सीन नहीं लगाया गया.
अब इन दोनों ही लोगों को मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस के साथ रखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि जिन लोगों को वैक्सीन दिया गया था, उनमें वैक्सीन नहीं दिए लोगों की तुलना में कितना परसेंट कम डिजीज़ डेवलप हुआ, ये चीज़ आपको वैक्सीन एफिकेसी के नाम से बताती है। मान लीजिए आपने 100 लोगों पर स्टडी की, 100 लोगों पर स्टडी की, 100 लोगों को वैक्सीन लगाया, 100 को नहीं लगाया और आपने जब फाइनल रिजल्ट्स देखे तो वहाँ पर जिन लोगों को वैक्सीन लगा था, उनके मान लीजिए 80% लोगों को डिज़ीज़ नहीं हुआ और यहाँ पर सभी के सभी 100% लोगों को डिज़ीज़ हो गया। तो यहाँ पर वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 80% है, यानी कि इस वैक्सीन को देने पर 80% चांसेस हैं कि डिजीज नहीं होगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। किसी भी वैक्सीन को देने के बाद डिजीज होने की संभावना कितने परसेंट कम हो जाती है, इसे हम वैक्सीन एफिकेसी के नाम से जानते हैं। इसे हमेशा आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। वैक्सीन एफिकेसी से प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए यहाँ ऑप्शन में दिए गए डिजीज कंडीशंस की एफिकेसी कितनी कितनी होती है, इसे जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे जो हाईएस्ट एफिकेसी होती है वो होती है रूबेला डिजीज की। रूबेला, जिसे आप जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, इस वैक्सीन की जो एफिकेसी होती है वो 95% होती है, यानी कि हाईएस्ट होती है। इससे ऊपर किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में। ओरल पोलियो वैक्सीन लगाने पर आपको 65 से 80% एफिकेसी मिलती है। फिर हम बात करते हैं मीजल्स डिजीज की। मीजल्स वैक्सीन, जिसे आप रूबेला के नाम से जानते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा रूबियोला। जर्मन मीजल्स, रूबेला और ओपीवी, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया, इसे हटा दीजिएगा। मीजल्स डिजीज को हम रूबेला के नाम से जानते हैं, रूबियोला, सॉरी रूबियोला, रूबियोला डिजीज कहते हैं इसे। इसकी जो एफिकेसी होती है वो होती है 90%, यानी कि 90% चांसेस हैं कि इस वैक्सीन को लेने के बाद ये डिजीज नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में। इसकी जो एफिकेसी होती है ये 50% होती है। ये टीबी डिजीज के अगेंस्ट लगाया जाता है और टिटनेस डिजीज के अगेंस्ट टीटी वैक्सीन, टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन लगाया जाता है। इसकी एफिकेसी 70% होती है। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जिनके वैक्सीन्स की एफिकेसी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एम्स नॉरसेट के बारे में इस बात का ध्यान रखिएगा, हर बार जब भी एम्स नॉरसेट एग्जाम हुआ है, हर पेपर में इसने स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को सरप्राइज किया है। कभी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस खूब सारे पूछ लेता है, तो कभी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी ऐसे सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनकी वास्तव में इतनी उपयोगिता नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ये एग्ज़ाम पूछेगा। लेकिन फिर भी अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ध्यान एमएसएन पर दीजिएगा। अप्रॉक्सिमेटली ये देखा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बिहाफ पर मैं ये आपको बता रहा हूँ, अराउंड 45 से 50% तक जो मार्क्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, 40 से 50 मान लीजिए, 40 से 50% पेपर जो होता है लगभग, वो मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग से ही आता है। तो इस सब्जेक्ट को आप अच्छा से स्ट्रॉन्ग करें। इसके बाद फंडामेंटल, ओबीजी, पीडिया, साइकाइट्रिक, ये सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज रखते हैं, इन्हें ज़रूर तैयार करें। रिमेनिंग सब्जेक्ट के अंदर से ऐसी प्रोबेबिलिटी रहती है कि कम मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एग्ज़ाम की स्कीम के बारे में तो सब जानते ही हैं। अगर आपने प्रीवियस नॉर्सेट दिया है तो अदरवाइज़ नोट कर लीजिएगा। नॉर्सेट एग्ज़ाम के अंदर टोटल 200 एमसीक्यूज़ आते हैं। 200 एमसीक्यूज आएंगे टोटल, ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पर। उसके बाद एग्जाम की जो ड्यूरेशन है टोटल, वो 3 घंटे की होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
और इसके अंदर 200 एमसीक्यूज के अंदर 180 एमसीक्यूज जो हैं वो तो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से आएंगे, और बाकी के जो 20 एमसीक्यूज हैं वो आपके जीके और एप्टीट्यूड से होंगे, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से। इसके अलावा आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन के अंदर गलत आंसर दिया तो वहाँ पर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ सकती है। यानी कि हर गलत क्वेश्चन पर आपको 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, और हर सही क्वेश्चन करने पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स दिया जाएगा। यानी टोटल 200 क्वेश्चन है तो कुल 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अलग-अलग कैटेगरीज के अंदर अलग-अलग क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि इस एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी 200 में से 100 नंबर लाने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाई माने जाएँगे, अदरवाइज़ क्वालिफाई नहीं कर पाएँगे। अ, इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी की। ओबीसी के कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। फिर हम बात करेंगे एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को। एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए होती हैं। अब यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके अंदर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी इंक्लूड किया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एम्स नॉरसेट एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BCG vaccine and diluent is stored at which temperature? किसी क्लाइंट में BCG वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूट या डाइल्यूट करने के बाद किस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है? -2 से -8 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 से -5 डिग्री सेंटीग्रेड। The right answer is option B, -2 से +2 से +8 तक। यानी सिंपली कहें तो हम BCG का वैक्सीन जो कि पाउडर फॉर्म में आता है उसे रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद, यानी उसमें नॉर्मल सेलाइन मिलाने के बाद 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। अगर इस वैक्सीन को तैयार करने के बाद हीट और लाइट का एक्सपोजर मिले तो ये खराब हो सकता है। बीसीजी वैक्सीन अगर आपने रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है, यानी कि उसमें एनएस नहीं मिलाया है, तो आप इसे फ्रोजन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। लेकिन अगर आपने इसे डाइल्यूट कर दिया तो इसे कभी भी आप फ्रोजन नहीं करेंगे, अदरवाइज खराब हो सकता है। ये पाउडर फॉर्म में बीसीजी वैक्सीन है तो आप इसे जमा सकते हैं, फ्रोजन कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। और अगर इस वैक्सीन को आपने एनएस मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो फिर आप इसे फ्रोजन नहीं कर सकते, इसे 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर ही स्टोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन विजुअल प्रॉब्लम इन इंडिया इज। भारत में विजन से रिलेटेड सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रॉब्लम कौन सी है? रिफ्रैक्टिव एरर, कैटरैक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer is option A. Yes, option A is correct here. रिफ्रैक्टिव एरर का सिंपल मतलब होता है जब हमारी आईज लाइट रेज को सही तरीके से
रिफ्रैक्ट नहीं कर पाए और इसके कारण धुंधली इमेज बने जिससे कि हम साफ नहीं देख पाए, रिफ्रैक्टिव एरर कहलाता है। नॉर्मली हमारी प्यूपिल से लाइट रेस एंटर होकर रेटिना पर एक निश्चित एंगल से गिरती हैं। रेटिना पर इस इमेज का बनना होता है और फिर हमारी ऑप्टिक नर्व इस इमेज को लेकर यहाँ से ब्रेन में पहुंचाती है और ब्रेन इसे एनालिसिस करके ये बताता है कि हम क्या देख रहे हैं, किस चीज की इमेज रेटिना पर बनी है। लेकिन अगर ये रिफ्रैक्शन जो है लाइट रेस का सही तरीके से रेटिना पर पड़ना ना हो पाए, जिसके कारण धुंधली इमेज बनने लगे, तो ये चीज रिफ्रैक्टिव एरर कहलाती है। और इन रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए ही हम स्पेक्स लगाते हैं, चश्मा पहनते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। अब आप इस चीज को भूलेंगे नहीं, इस आंसर से सहमत भी होंगे। आप में से कई लोग कैटरेक्ट सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन कैटरेक्ट इस यहाँ पर आंसर नहीं है। ज्यादातर लोगों में आप चश्मा लगा देखते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। और कैटरेक्ट वाले पेशेंट्स की तुलना में चश्मा लगाए हुए पेशेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। कैटरेक्ट का सिंपल मीनिंग है लेंस की ओपेसिटी हो जाना, जिससे हम धुंधला देखते हैं। ओल्ड एज के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है और इंडिया में ब्लाइंडनेस का अडल्ट में ये सबसे बड़ा कारण भी माना जाता है। बच्चों में ब्लाइंडनेस का कारण पूछे तो आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी बताना है। रिफ्रैक्टिव एरर की बात की जाए तो इसमें दो रिफ्रैक्टिव एरर्स काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरोपिया। मायोपिया को आप नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। मायोपिया कंडीशन होने पर व्यक्ति पास की चीजों को तो बिल्कुल क्लियर देख सकता है, लेकिन दूर की चीजें उसे दिखाई नहीं देती। इट इज कॉल्ड मायोपिया और नियर साइटेडनेस। हाइपरोपिया कंडीशन को आप फार साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर दूर की चीजें तो साफ दिखती हैं, लेकिन पास की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DMPA का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको आपको बताया था, इसके बारे में डिटेल से हमने बात की थी। डाइमेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, ऑप्शन बी डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। डंपा एक कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है और इसका फुल फॉर्म होता है डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टिरॉन एसीटेट। डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टिरॉन एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेसमेकर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। हमारे यूट्रस में डिलीवरी के दौरान या उससे थोड़ा पहले लगातार कॉन्ट्रैक्शंस चलते हैं, संकुचन होते हैं, सिकुड़न आती है। ये कॉन्ट्रैक्शंस किसके द्वारा शुरू करवाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ट्यूबल ऑस्टिया के द्वारा, एसे नोड के द्वारा, एवी नोड के द्वारा, पुरकिंजे फाइबर्स के द्वारा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। यहाँ पर एसे नोड, एवी नोड और पुरकिंजे फाइबर, ये तीनों ही स्ट्रक्चर हमारे हार्ट से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? हमारे हार्ट से रिलेटेड हैं। ऐसे नोड जो है इसे हम नेचुरल पेसमेकर के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये हमारे हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसके बाद जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो पाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। साइनो एट्रियल नोड इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट। अब यूट्रस के पेसमेकर की बात करते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक यूट्रस बनाया गया है। इस यूट्रस में जहाँ से फैलोपियन ट्यूब्स निकल रही हैं, ये वाला हिस्सा, इनके जस्ट पास में रेड कलर की दो स्ट्रक्चर्स बनाई गई हैं। इसे हम ट्यूबल ऑस्टिया के नाम से जानते हैं और ये पेसमेकर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जानी जाती हैं। यानी यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं।
Next question is, which of the following would not promote trust in nurse patient relationship? जब आप अपने पेशेंट के साथ एक हेल्दी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपके द्वारा कौन सी एक्टिविटी के करने पर ये रिलेशनशिप खराब हो सकती है, इसमें विश्वास की भावना प्रमोट नहीं होती। ऑप्शन ए, एग्जामिनिंग अ वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी। आप क्लाइंट की बॉडी में बने घाव का एग्जामिनेशन उसे बिना प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं तो। ऑप्शन बी, फुलफिलिंग प्रोमिसेस। आप उससे किए गए वादों को निभाते हैं। ऑप्शन सी, रिटर्निंग एट द स्टेटेड टाइम। आपने जब उससे वापस केयर के लिए मिलने को कहा था उस समय आप मिल लेते हैं। ऑप्शन डी, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर क्लाइंट के द्वारा आपसे कोई सीक्रेट बात शेयर की गई हो तो आप उसे किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, उसकी बात को अपने तक ही रखेंगे, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेंगे। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर आप पेशेंट के किसी प्राइवेट पार्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन था, वुंड था और आप उसे बिना प्राइवेसी प्रोवाइड करे ही ओपनली उस घाव को देखते हैं, जांचते हैं, तो इससे क्लाइंट का आपके लिए जो ट्रस्ट है वो कम होने लगेगा और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बिगड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, blood flow through the coronary arteries primarily occurs during। हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरी के अंदर किस मूवमेंट पर ब्लड जाता है? डायस्टोल, सिस्टोल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डायस्टोल। ये हमारा हार्ट है, ये इसके 4 चैम्बर्स हैं और ये सबसे मजबूत, मस्कुलर और बड़ा चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, सिस्टोल होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में मौजूद ब्लड आगे एरोटा में जाता है और यहाँ से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ये नॉर्मल चीज़ है। अब हमारे हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि यहाँ के मसल्स, यहाँ की सेल्स भी लगातार काम कर सकें। तो हार्ट खुद को जो ब्लड चाहिए वो कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा, हार्ट जब डायस्टोल पोजीशन में होता है, रिलैक्स हो रहा होता है, तो उस समय इन कोरोनरीज आर्टरी को मिलता है ब्लड और फिर ये इस हार्ट को ब्लड पहुंचाते हैं। जब हार्ट पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा होता है, डायस्टोल हो रहा होता है, तो लगभग 75 से 80% कोरोनरी आर्टरीज को जो टोटल ब्लड मिलना होता है उसका ये हिस्सा पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements indicate that the client with a peptic ulcer understands the dietary modifications he need to follow at home? किसी क्लाइंट को यदि पेप्टिक अल्सर डिजीज कंडीशन है तो नीचे बताए ऑप्शंस में से उसे अपनी डाइट में किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? ऑप्शन वन, आई शुड ईट अ ब्लैंड एंड सॉफ्ट डाइट। इस क्लाइंट को ब्लैंड और सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए। ऑप्शन बी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट 6 स्मॉल मील्स अ डे। इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा खाना खाना है और दिन में 6 बार खाना खाना है। ऑप्शन थ्री, आई शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ मिल्क अ डे। उस इस क्लाइंट को दिन में कई बार मिल्क इंटेक करना है और कई गिलास मिल्क इंटेक करना है। ऑप्शन डी, आई शुड अवॉइड अल्कोहल एंड कैफीन। क्लाइंट को अल्कोहल और कैफीन नहीं लेना है। पेप्टिक अल्सर का मतलब है क्लाइंट के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, स्पेशली स्टमक एरिया के अंदर अल्सर्स का हो जाना, घाव का पड़ जाना। और पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कॉज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर। जिन क्लाइंट्स को पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन होती है उन्हें अल्कोहल और कैफीन सब्सटेंस कम से कम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल और कैफीन ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि स्टमक में जाने के बाद गैस्ट्रिक जूसेस का प्रोडक्शन ज़्यादा करवाते हैं और जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसे इरिटेट करते हैं, जिससे कि घाव के और ज़्यादा फैल जाने की संभावना बढ़ जाती है।
तो क्लाइंट को ऐसे इन सब्सटेंसेस को अवॉइड करना ही है। क्लाइंट को ब्लैंड और सॉफ्ट लाइट लेने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दिन में 6 बार स्मॉल मील लेना पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट नहीं है। अगर क्लाइंट लिमिटेड अमाउंट में मिल्क पी रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो एक दिन में कई गिलास मिल्क पीता है तो ये चीज़ जो है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़वा देगी और पेप्टिक अल्सर वाली प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो उसे ज़्यादा मिल्क का इंटेक भी नहीं करना है। Next question is, the advantage of breastfeeding includes the following except. ब्रेस्ट फीडिंग का कौन सा एडवांटेज नहीं है, कौन सा फायदा नहीं होता? प्रमोशन ऑफ जीआई फंक्शन, फॉस्टरिंग इम्यून डिफेंस, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, इकोनॉमिक्स एडवांटेज। 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर को पूरा करना और टॉप रैंक लाने का दबाव आपसे इस तरह के इजी क्वेश्चंस में ही मिस्टेक करवाता है, जहां पर आप एक्सेप्ट, नॉट इस तरह के वर्ड्स को पढ़ ही नहीं पाते और आपका नंबर कट जाता है। ऐसी गलती ना करें। एग्ज़ाम से पहले अपने आप को शांत रखने की प्रैक्टिस करें। पूरे क्वेश्चन को समझदारी से, फोकस तरीके से पढ़ें और फिर आंसर दें। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। अगर कोई वुमेन अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसके अंदर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस नहीं होता, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है, न्यूट्रिशनल बैलेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की वजह से उस बच्चे के जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन है वो बेहतर होने लगते हैं। इसके अलावा उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाती है क्योंकि उसे इम्यूनोग्लोबुलिन ए ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मिलने लगता है और ब्रेस्ट मिल्क को यूज़ करने का इकोनॉमिक एडवांटेज भी है, यानी कि हमें इसे खरीदना नहीं पड़ता, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तो ये सभी इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज। ब्रेस्ट कैंसर होने पर इनमें से ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है? मैथोट्रेक्सेट, टेमोक्सिफेन। Yes, exactly. The right answer is option B, tamoxifen. Tamoxifen ड्रग का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में मोस्टली किया जाता है, इसे ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। मैथोट्रेक्सेट भी एक कीमोथेरेपी के दौरान यूज की जाने वाली एंटी कैंसर ड्रग है, बट इट इज नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट हैज अंडरगोन bronchoscopy for collection of tissue specimens. After the procedure, which of the following the nurse should observe in order to detect possible complications? यहाँ पर हम किसी पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। जब भी इस क्लाइंट के अंदर हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं तो इस प्रोसीजर को करते समय माउथ से ब्रोंकोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है और ये अंदर नीचे ब्रोंकस एरिया के अंदर पहुंचकर वहां पर विजुलाइज करके हमें डायग्नोस्टिक फाइंडिंग पता करने में मदद करता है। जब भी इस प्रोसीजर को किया जाता है तो क्लाइंट को हम एनेस्थेटाइज करते हैं ताकि उसमें किसी भी प्रकार का ज़्यादा नोज़िया, वॉमिटिंग, एस्पायरेशन या डिफ़िकल्टी जैसी फीलिंग्स ना हो पाएँ, उसे कम से कम तकलीफ़ हो। अब आपने इस प्रोसीजर को कर तो दिया, अब इस प्रोसीजर को करने के बाद इस क्लाइंट के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कॉम्प्लिकेशन को आप बताएँगे इन चारों ऑप्शंस में से सेलेक्ट करके। क्या इस क्लाइंट में इस प्रोसीजर के बाद ब्लड टिंक्ड स्पूटम आएगा, यानी जब भी वो स्पूटम को कफिंग करके निकालेगा तो उसमें ब्लड मौजूद होगा? ऑप्शन सी, डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, इससे खाना निगलने में दिक्कत होगी। ऑप्शन सी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, इसकी आवाज घोड़े जैसे हो जाएगी। या फिर ऑप्शन डी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उसे सांस लेने में दिक्कत आएगी।
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। कैसे होगा ये? जब आप ब्रोंकोस्कोप को क्लाइंट के इस नैरो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो इस इंसर्शन के दौरान ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनर म्यूकोसा से टच में आएगा। हो सकता है अगर फोर्स लगा तो यहाँ पर स्क्रैच आ सकते हैं, और स्क्रैच के बाद में यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो सकती है, और इन्फ्लामेशन के होते ही क्लाइंट में रेस्पिरेशन का प्रोसेस अल्टर होने लगेगा, उसे सांस लेने में तकलीफ फील होगी। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी के बाद अदर सिम्टम्स की बात करें तो एस्पायरेशन, ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपोक्सीमिया, न्यूमोथोरैक्स, ब्लीडिंग, परफोरेशन, ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन जस्ट प्रोसीजर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, वो यही होता है कि ब्रोंकोस्कोप से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंसर्शन के दौरान ट्रॉमा हो गया, और इस ट्रॉमा के कारण म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हुई, और इन्फ्लामेशन के कारण रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो गया। अब क्लाइंट प्रॉपरली ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर बताए हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो है, या फिर डिफिकल्टी इन स्वेलविंग है, या ब्लड टिंग डिस्प्यूटम है, ये सभी फाइंडिंग्स डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी सीन इन चारों में से किस कंडीशन के अंदर आपको यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई मिलती है? ऑप्शंस आर डायबिटिक इंसिपिडस, डिहाइड्रेशन, हाइपरवोलेमिया, या फिर हाइपोकैलीमिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिहाइड्रेशन। यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 1.005 से लेकर 1.030 के बीच में। ये यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी मानी जाती है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिंपल मतलब है कि अगर आप यूरिन सैंपल को किसी वर्टिकल ट्यूब के अंदर भरकर रख दें, किसी सीधे खड़ी ट्यूब के अंदर भरकर रख दें, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो नीचे की तरफ पेंदे में कितनी देर में शिफ्ट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ये चीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। किसी यूरिन सैंपल को वर्टिकल ट्यूब में रखने पर इस यूरिन के अंदर मौजूद सब्सटेंसेस किस रेट से धीरे धीरे नीचे पेंदे में बैठते हैं, इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम दिया जाता है। अगर यहाँ यूरिन के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी, और अगर पर्सन के अंदर डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। आपसे दो कंडीशंस अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कौन सी दो कंडीशंस हैं, या फिर नाम दिया जाता है इनका, जैसे कि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी SIADH, और डिहाइड्रेशन। इन दोनों कंडीशंस के होने पर आपको यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा बढ़ी हुई मिलेगी। इसके ऑपोजिट अगर किसी क्लाइंट के अंदर ADH हार्मोन की कमी हो जाती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है, तो उससे डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज हो जाता है, जिसके अंदर यूरिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, और इस केस के अंदर जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ये कंडीशन याद रखिएगा। क्या हमने आपसे अभी बताया? यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की नॉर्मल वैल्यू 1.005 से 1.030 के बीच अगर है तो ये नॉर्मल है। अब किसी क्लाइंट के अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो इससे जो यूरिन का प्रोडक्शन है, टोटल यूरिन का प्रोडक्शन है, वो बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस नाम से जानते हैं, और इसमें यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर किसी क्लाइंट को डिहाइड्रेशन या SIADS जैसी कंडीशन है, तो इसमें यूरिन आउटपुट कम होगा, यूरिन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और इस सिचुएशन में जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो
इंक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट्स यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज caring for a client who is taking digoxin and complaining of nausea. The nurse gathered additional assessment data and checked the most recent laboratory result. Which laboratory value required the need for follow-up by the nurse? आप किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए डिगॉक्सिन ड्रग देते हैं। इस पेशेंट में इस ड्रग को देने के बाद नोजिया जैसी फीलिंग डेवलप हो जाती है। अब इस पेशेंट की जो लेबोरेटरी रिजल्ट आते हैं, लैब जांच रिपोर्ट्स आती हैं, तो इसके अंदर इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर आप उसे लगातार ऑब्जर्व करते रहेंगे। आपके ऑप्शंस हैं सोडियम 138 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन बी पोटेशियम 3.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन सी फास्फोरस 3.1 mg पर dl, ऑप्शन डी मैग्नीशियम 1.8 mg पर dl। हमारी बॉडी में जो डिगॉक्सिन ड्रग है, इसके मेटाबॉलिज्म के बाद इसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए पोटेशियम का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, तो ये ड्रग बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी और इस ड्रग का बॉडी में यदि एक निश्चित अनुपात से लेवल बढ़ता है, 2 mg पर dl से ज़्यादा बढ़ता है, तो इससे डिगॉक्सिन ड्रग की टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। तो हम जिन पेशेंट्स में डिगॉक्सिन ड्रग दिया जा रहा है, उनमें पोटेशियम के लेवल को लगातार मॉनिटर करते हैं और इस बात को याद रखिएगा कि पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल होता है, वो 3.5 से 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच होता है। अगर ये रेंज है तो नॉर्मल है। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो 3.3 दी गई है, यानी कि बॉडी में पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल से कम है और क्लाइंट को नोजिया होने लगा है, तो ये डिगॉक्सिन ड्रग की टॉक्सिसिटी होने की शुरुआती कंडीशन को बता रही है और अब हमें इस पेशेंट में लगातार पोटेशियम के लेवल को असेस करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन ड्रग ऑफ चॉइस इज। अगर किसी क्लाइंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो जाता है, हार्ट अटैक जैसी कंडीशन बन जाती है, तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में कौन सी मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे ट्रीट करने के लिए? मॉर्फिन सल्फेट या फिर नैलोक्सोन? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए मॉर्फिन सल्फेट। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का मतलब है हार्ट अटैक और हार्ट अटैक के आने पर हम क्लाइंट में जो ऑक्सीजन डिमांड है मायोकार्डियल मसल्स की, उसे कम करवाने हेतु मॉर्फिन सल्फेट देते हैं और क्लाइंट में जैसे ही मॉर्फिन सल्फेट जाकर अपना एक्शन शुरू करती है, ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है और क्लाइंट में चेस्ट पेन रिलीव होने लगता है। मॉर्फिन एक ओपियोइड ग्रुप की मेडिसिन है और अगर इस मेडिसिन को ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो इससे टॉक्सिसिटी हो सकती है और इस टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए एंटीडोट के रूप में हम नैलोक्सोन ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नैलोक्सोन, जिसे आप नार्किन भी कह सकते हैं, ये मेडिसिन ओपियोइड ग्रुप की किसी भी मेडिसिन से हुई टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाती है। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। Next question is the important feature of second trimester of pregnancy is। प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर कौन सा देखने को मिलता है? एनोरेक्सिया, क्विकनिंग, एमेनोरिया, वॉमिटिंग?
वॉमिटिंग प्रेगनेंसी की शुरुआत में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिलता है और ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के बढ़े हुए लेवल के कारण होता है। इसी के कारण प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है। एमेनोरिया प्रेगनेंसी जैसे ही शुरू होती है वहीं पर देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड एब्सेंट हो जाता है, तो ये भी सेकंड ट्राइमेस्टर में ये प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से हो चुकी होती है, इसलिए ये यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख नहीं लगना, ये चीज़ इससे रिलेटेड नहीं है। फाइनली ऑप्शन बी हमारे पास बचता है जो कि सही आंसर है। जब भी वुमेन सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होती है यानी कि 13 सप्ताह से लेकर 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बीच में होती है, तो उसे फीटल मूवमेंट फील होने लगती है। बच्चे की यूट्रस के अंदर मूवमेंट एक्टिविटी का फील होना क्विकनिंग कहलाता है। प्रेग्नेंट मदर को फीटल मूवमेंट का फील होना क्विकनिंग कहलाता है और ये कंडीशन 18 वीक पर देखने को मिलती है। 18 वीक किस में मिलेगी? प्रीमी ग्रेविडा में। प्रीमी मदर है यानी फर्स्ट टाइम जो अगर वुमन प्रेग्नेंट हुई है तो 18 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर लगभग उसे क्विकनिंग फील हो जाएगी और अगर मल्टी है तो उसे 16 वीक पर ही ये चीज़ फील हो जाती है। सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट वुमन को या फिर उससे आगे की प्रेगनेंसी में जो क्विकनिंग है 16 सप्ताह पर ही फील हो जाती है बिकॉज शी हैव द एक्सपीरियंस। इस तरह से याद रखिएगा आप इसे। और जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं उन्हें थोड़ा लेट यानी कि 18 सप्ताह पर बच्चे की मूवमेंट फील होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following terms refers to inability to carry out learn movement on command in absence of weakness or paralysis? आपने किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर मूवमेंट करना सिखाया, अब आप उसे ये मूवमेंट दोहराने के लिए कहते हैं, वापस से करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति उस मूवमेंट को दोबारा नहीं कर पाता। अब इस व्यक्ति के अंदर ना तो किसी तरह की थकान है और ना ही उसकी बॉडी के उस पार्ट में पैरालिसिस है। अब आप इस कंडीशन को किस नाम से जानेंगे? आपने किसी को डांस की कोई मूवमेंट सिखाई, मान लीजिए कि इस तरह से आपको डांस का ये स्टेप करना है। लेकिन जब आपने इस स्टेप को सिखाने के बाद जब उसे करने को कहा दोबारा से, तब वो व्यक्ति उस डांस स्टेप को नहीं कर पाता, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? एग्नोशिया, एप्रेक्सिया, एथेटोसिस या अकाइनेशिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन अपकमिंग एम्स नॉरसेट एग्जाम। आप सभी को इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। जल्दी से जल्दी एम्स नॉरसेट के फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा ताकि आपको अपने चॉइस का सेंटर मिल सके। अभी रिसेंट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम 3 जून को होने की डेट है। सो गेट रेडी फॉर दिस एग्जामिनेशन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, अप्रैक्सिया। अगर कोई व्यक्ति बिना शारीरिक किसी कमजोरी के पहले से सीखी हुई मूवमेंट को नहीं दोहरा पाता है, तो ये कंडीशन अप्रैक्सिया के नाम से जानी जाती है। रिमेनिंग टर्म्स की बात करें तो एग्नोशिया का मतलब होता है आप किसी ऑब्जेक्ट, वॉइस, फेस या प्लेस को जहां पर आप पहले जा चुके हैं, पहले चुके हैं, पहले उसे देख चुके हैं, लेकिन दोबारा से देखने पर आप उसे नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये चीज एग्नोशिया है। किसी भी पर्सन को, ऑब्जेक्ट को जिससे आप पहले मिल चुके हैं, जिसे आप पहले देख चुके हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन दोबारा से उसे देखने पर आप उसे नहीं पहचान पाते, तो ये कंडीशन एग्नोशिया है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, एथेटोसिस। ये एक एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट है। जैसे कि आपने कोई छोटा वर्म होता है, कीड़ा होता है, उसे चलते हुए देखा होगा
वो इस तरह से चलता है, ऊपर उठता है फिर चलता है, फिर आगे इस तरह से ऊपर उठ के उसके चलने की ये मूवमेंट होती है। ये सेम मूवमेंट पेशेंट के द्वारा अपने चेहरे पर या एक्सट्रीमिटीज के ऊपर शो की जाती है, तो इसे हम एथेटोसिस के नाम से जानते हैं। अगर एग्जैक्ट इसकी मैं डेफिनेशन बोलूं तो आप नोट कर सकते हैं, इट इज अ ग्रॉस रीदिंग वार्म लाइक मूवमेंट ऑफ बॉडी फेस और एक्सट्रीमिटी। अपने हाथ पांव या चेहरे के ऊपर कीड़े जैसी अवस्था में उस पर्टिकुलर पार्ट को चलाना, मूवमेंट करना एथेटोसिस के नाम से जाना जाता है। एथेटोसिस टोसिस। लास्ट आता है अकाइनेशिया। अकाइनेशिया का मतलब होता है किसी बॉडी पार्ट के अंदर बॉडी मूवमेंट का कम हो जाना या उस बॉडी पार्ट में बिल्कुल भी मूवमेंट का ना होना अकाइनेशिया कहलाता है। इसे कई बार हम वीकनेस या पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं। जहां पर भी आपको काइनेशिया वर्ड दिखाई दे तो इसका मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी का होना, यानी कि उस पर्टिकुलर जगह में मूवमेंट हो सकती है, हलचल हो सकती है, वो चल फिर सकता है। अब इसके आगे अगर आपने ए जोड़ दिया तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी नहीं है, गतिज ऊर्जा नहीं है, और इसकी वजह से ये पर्सन गति नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता। इस तरह से आप इसे याद करेंगे। Next question is, which of the following ECG findings indicate the presence of hypokalemia? इनमें से हाइपोकैलीमिया जैसी कंडीशन होने पर कौन सी ईसीजी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं? ऑप्शन ए टॉल पीक टी वेव्स, ऑप्शन बी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ऑप्शन सी widening of QRS complex, option D prolonged PR interval. The right answer is option B ST segment depression. दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि अक्सर एग्जामिनर आपसे हाइपोकैलीमिया के दौरान होने वाले ईसीजी चेंजेस में पूछता है। सबसे पहला, जब भी पोटेशियम का लेवल किसी भी क्लाइंट के अंदर 3.5 से 5.2 मिलीमोल्स पर लीटर के बीच में है तब तो नॉर्मल है। इससे अगर पोटेशियम का लेवल कम होता है तो ये कंडीशन हाइपोकैलीमिया के नाम से जानी जाती है। अब मान लीजिए जैसे ही क्लाइंट में हाइपोकैलीमिया डेवलप हुआ, हार्ट के अंदर एबनॉर्मल रिदम डेवलप होने लगेगी, और इस सिचुएशन में ईसीसी करवाने पर आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड मिलेगा। साथ ही साथ जो एक एक्स्ट्रा वेव आपको ईसीजी में देखने को मिलेगी जिसे हम यू वेव के नाम से जानते हैं। यू वेव सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम की कमी होने पर देखने को मिलती है और किसी भी कंडीशन में नहीं। तो याद रखिएगा, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन हो जाएगा और यू वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट केस ऑफ पोलियो वाज रिपोर्टेड इन। पोलियो का भारत में आखिरी केस किस वर्ष रिपोर्ट किया गया था? 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में? Yes, exactly. Option A is absolutely correct. 13 जनवरी 2011, 13 जनवरी 2011 को वेस्ट बंगाल के अंदर हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में पोलियो का आखिरी केस मिला था। इंडिया में 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा जिले में पोलियो का आखिरी केस मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client who is unconscious needs frequent mouth care. When performing mouth care, the best position of the client is?
किसी अनकॉन्शियस क्लाइंट को अगर आप माउथ केयर करवाना चाहते हैं तो इस दौरान कौन सी पोजीशन देना सबसे सही होगा? सुपाइन, सेमी फॉबलर, साइडलाइन, ट्रेंडलेनबर्ग। पेशेंट यदि होश में नहीं है, अनकॉन्शियस स्टेट में है, तो इसे माउथ केयर देना जरूरी है और माउथ केयर देने के दौरान हम इसे साइडलाइन पोजीशन देते हैं, यानी इसे अपनी करवट पर लिटा देते हैं, चाहे वो बाईं हो या दाईं हो। बाईं करवट या दाईं करवट पर लिटाकर ओरल केयर प्रोवाइड करने पर जो सिक्रीशंस होंगे वो क्लाइंट एस्पायरेट नहीं कर पाएगा और इससे क्लाइंट सेफ रहेगा। अगर आपने सुपाइन पोजीशन देकर ओरल केयर करवाना चाहा तो जो भी फ्लूइड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्लाइंट एस्पायरेट कर लेगा, यानी उसके लंग्स में चले जाएंगे और क्लाइंट को रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इवन उसकी डेथ तक हो सकती है। इसलिए हमेशा याद रखें, अनकॉन्शियस के क्लाइंट को हमेशा ओरल केयर देते समय लेटरल पोजीशन दें, साइडलाइन पोजीशन दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient with heart failure is being treated with digoxin. During the digoxin therapy, which of the following condition could predisposes the patient to digoxin toxicity? हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को हम डिगॉक्सिन ड्रग दे रहे हैं। अब क्लाइंट की बॉडी में इनमें से कौन सी कंडीशन के होने पर डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है? हाइपोथायरॉयडिज्म के होने पर या हाइपर कैलीमिया के होने पर? लिथियम और डिगॉक्सिन ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जहां से नॉर्सेट एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। तो आप इन टॉपिक्स पर जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उन्हें जरूर एक बार सॉल्व करके जाइएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर क्लाइंट के अंदर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर रही है, हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी स्थिति है, तो डिगॉक्सिन ड्रग इस क्लाइंट की बॉडी से बाहर निकल नहीं पाएगी, प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी और क्लाइंट में इस ड्रग का लेवल बढ़ेगा जिससे टॉक्सिसिटी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि क्लाइंट को यदि डिगॉक्सिन ड्रग दी जा रही है तो उसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर की तरह हो सकता है। क्लाइंट को अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ये डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। इसके अलावा क्लाइंट में यदि पोटेशियम का लेवल कम है, हाइपोकैलीमिया है, तो भी क्लाइंट के अंदर डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर यदि हाइपर कैल्सीमिया है, कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, तो भी क्लाइंट के अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोकैलीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, lymphatic filariasis is not caused by, इनमें से किस कंडीशन के होने पर, इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस डिजीज नहीं होता है? वुचेरेरिया ब्रूजिया, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ब्रूजिया मलाई, ब्रूजिया टिमोरी। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है और इस डिजीज कंडीशन को हम एलिफेंटियासिस के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे आप हाथी पांव रोग के नाम से जानते हैं। हाथी पांव या इसे फील पांव रोग कह सकते हैं। बेसिकली इस डिजीज के अंदर पेशेंट को जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो इन पैरासाइट्स का लेग पार्ट में एक्यूमुलेशन होता है जिससे वहां पर स्वेलिंग डेवलप हो जाती है और अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी जो है बहुत ज़्यादा फूल जाती है और इसी वजह से हम इस कंडीशन को हाथी पांव रोग या एलिफेंटियासिस के रूप में जानते हैं। पेशेंट का पैर हाथी के पैर की तरह बड़ा चौड़ा मोटा हो जाता है, इसलिए हम इस डिजीज को हाथी पांव रोग या एलिफेंटियासिस डिजीज के नाम से जानते हैं।
और इस डिजीज का जो कॉज नहीं है वो है वुचेरेरिया ब्रूजिया। याद रखिएगा, लिम्फेटिक पैरासाइटिक डिजीज जो है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस डिजीज जो है, ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट कॉज के कारण हो सकता है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा कॉज है वो है वुचेरेरिया बैंक्रप्टी। ज़्यादातर एग्जाम में आपको यही ऑप्शन देखने को मिलता है क्योंकि 90% जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के केस हैं वो इसी के कारण होते हैं। उसके अलावा ब्रूजिया मलाई, ब्रूजिया टिमोरी, ये भी इसके कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following agents causes discoloration of teeth if it taken with milk? इनमें से कौन सी मेडिसिन को आप यदि मिल्क के साथ लेते हैं तो इससे आपके दांतों का कलर बदल सकता है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ हो सकता है? टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन? यहाँ पर बताइए, चारों ही ड्रग्स एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाती हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर आप टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन को मिल्क के साथ लेते हैं तो इससे आपका दांतों का कलर परमानेंटली बदल सकता है। दूसरी बात, इस मेडिसिन को कभी भी आप 8 साल से छोटे बच्चों को नहीं देंगे। 8 इयर्स से छोटे बच्चों को प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि इससे बच्चों की जो ग्रोथ है रुक सकती है, स्टॉप ग्रोथ। दो बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गई। टेट्रासाइक्लिन नाम की जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है उसे मिल्क के साथ नहीं लेना है, अदरवाइज दांतों का कलर परमानेंटली चेंज हो सकता है। दूसरी बात, इस मेडिसिन को 8 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना है क्योंकि ये उनकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है, रोक सकती है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने अपकमिंग एग्जाम्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को इंक्लूड किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और एम्स नॉरसेट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उन्हें भी यहाँ पर आकर रैपिड रिवीजन करने का मौका मिल सके। और मैं आपसे ये कहूँगा, एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम जो कि 3 जून को होने वाला है, उसमें लगभग 45 डेज़ का टाइम अराउंड हमारे पास है। तो इन 45 दिनों के अंदर हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को कवर करने की। और हर क्लास के साथ आप अपने पास एक कॉपी और पेन ज़रूर रखें। इस क्लास में जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, उसे पहले खुद आंसर करें और फिर उसके आंसर और रैशनल को वीडियो से सुनें। और फाइनली आप अपनी कॉपी के अंदर ये देखें कि आज आपने क्लास से कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। और ये चीज़ आपको आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में हेल्प करेगी और आपको रियल असेसमेंट भी मिलेगा कि आपने वास्तव में कितनी प्रिपरेशन की है और डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस को आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। और ये चीज़ करने के बाद जो आपका फाइनल स्कोर है उसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपने रियल स्कोर को आप चेक कर सकें। अपना स्कोर आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट बताना है। Thank you so much once again and best of luck.